अगर आपकी सैलरी भी आते ही खत्म हो जाती है तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैं कमाता तो बहुत हूं लेकिन मेरे पास बचता कुछ नहीं है, तो ये वीडियो है आपके लिए। आपकी भी हालत वैसी है कि सैलरी 5 तारीख को आती है और 10 तारीख को आप दोबारा से ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कश्मीरी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो लगभग हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हम इंडियंस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम कमा कितना रहे हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उसमें से बचा कितना पा रहे हैं, क्योंकि हमें सही तरीके से पैसे को संभालना आज तक कभी भी सिखाया ही नहीं गया। और यही कारण है कि आज की यंग जनरेशन बहुत हद तक फाइनेंस के ऐसे ट्रैप में धीरे धीरे फंसती जा रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। कमाते बहुत हैं लेकिन उनके पास बचता कुछ नहीं है। तो इसी समस्या के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसी सब चीजों को नजर में रखते हुए हमने ये बनाया है आज का वीडियो। तो पहली सबसे बड़ी समस्या कि आखिर ऐसा सब कुछ होता क्यों है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है कि जैसे ही आज की डेट में किसी की सैलरी बढ़ती है, हम एकदम से अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, हम एकदम से अपना मोबाइल अपग्रेड कर लेते हैं, हम अपना लैपटॉप अपग्रेड कर लेते हैं, हम अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स को अपग्रेड नहीं करते। यह है सबसे पहला कारण, क्योंकि हम हमेशा इस भेड़ चाल के पीछे लगे रहते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ी है तो मेरा लाइफस्टाइल बढ़ना चाहिए। दोस्तों, सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन लाइफस्टाइल आप एकदम से बढ़ा लेते हैं। यह रहता है सबसे पहला कारण फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने का, और जिस कारण से हम अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। अब सेकंड बात आती है कि आज की डेट में हम सबके साथ प्रॉब्लम यह है कि हम कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन उसको ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी है पैसा कमाना। हम ये तो कहते हैं कि हम कमाते बहुत हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हमारे पास पैसा बचता नहीं है। दोस्तों, पैसा बचता इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस पैसे को ढंग से बचाते नहीं हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक इंसान 50,000 रुपया महीना कमा रहा है लेकिन महीने के एंड में वो 5,000 भी नहीं बचा पाता, और दूसरी तरफ कोई इंसान 30,000 रुपया कमा रहा होता है लेकिन वो महीने में 10,000 रुपया कमा सकता है। तो ये बात सिर्फ ये नहीं है कि 30,000 वाला कैसे कमा पा रहा है या 50,000 वाला क्यों नहीं कमा पा रहा। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के बारे में कहीं भी ढंग से बताया नहीं जाता, और जब हमें बताया नहीं जाता तो उस केस में हमें किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हम इसके लिए बैठे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फाइनेंसिस को मैनेज कैसे किया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ा फॉर्मूला तो यह है कि आप जितनी कमाई कर रहे हैं उसमें से कम 20% हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट्स में जरूर डालिए। अब वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत तरह की हो सकती हैं। एक गलती हम लोग और करते हैं कि हम जैसे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए हमें दो ही चीजें मुख्य दिखाई देती हैं, या तो एक आरडी का अकाउंट खोल लिया जाए, एक एफडी में पैसा डाल दिया जाए, या सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा है। दोस्तों, एफडी में, सेविंग अकाउंट में और रेकरिंग डिपॉजिट में आपका पैसा सेव तो जरूर होता है लेकिन वो ग्रो नहीं होता। तो पैसा ग्रो करने के लिए हमें अपने फाइनेंसिस को इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि हमारा पैसा हमारे लिए पैसा कमा के दे। हम पैसे के पीछे नहीं भागे, हमारा पैसा हमारे लिए कमाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी तरीका होता है कि सबसे इजी तरीका जो है जो इन्वेस्टमेंट करने का, वो है एसआईपी। हर किसी को अपनी सैलरी का लगभग 10%, मिनिमम 10% एसआईपी में जरूर डालना चाहिए। एसआईपी में आपका धीरे धीरे करके पैसा ग्रो होता है और आपको पता भी नहीं चलता। कुछ एक सालों में आप इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर लेते हो जिससे आप गाड़ी, घर और अपनी शादी, हर तरह के खर्चे प्लान कर सकते हो। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने बच्चों की शादियां या उनकी एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो इसलिए अच्छी सेविंग और अच्छी इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी है, ये भी एक बहुत सोच समझने की बात है और बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में एडवाइस जरूर लीजिएगा। उसके बाद बात आती है कि हम
इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करने में देर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो सैलरी शुरू हुई है, अभी तो हमें थोड़ी सी ऐश प्रस्ती कर लेनी चाहिए, सेविंग्स कल सोचेंगे। ऐसा करते करते हम 25 से 30 की उम्र में आ जाते हैं और हमारी शादी की उम्र आ जाती है। जब शादी हो जाती है फिर हम सोचते हैं अब तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, थोड़ा सा मैं अपने आप को सेटल कर लूं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। फिर धीरे धीरे हमारी फैमिली ग्रो होनी शुरू होती है, फिर हमें लगता है कि अब तो यार खर्चे बहुत होने शुरू हो गए, अब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बाद में सोचेंगे। और वो बात करते 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 वो तारीख कभी भी नहीं आती जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अपना मन बनाएंगे, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, आप उतना ज्यादा अपने फंड्स का कॉर्पस बड़ा क्रिएट कर सकेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर एक इंसान 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए हर महीने सेव कर रहा है और एक इंसान 35 साल की उम्र में जाके 15,000 रुपए महीने का सेव कर रहा है, तो 10 साल के बाद 5,000 वाले के पास आपसे ज्यादा इनकम होएगी, आपसे ज्यादा सेविंग उसके पास होएगी बनिस्बत आपके जिसने 35 साल की उम्र में ज्यादा पैसे के साथ सेविंग शुरू की, क्योंकि उसका पैसा छोटी अमाउंट में छोटे टाइम से बहुत जल्दी ग्रो करने लग गया था और आपका पैसा लेट एंट्री के कारण लेट ग्रो करेगा। तो इसलिए सेविंग की आदत भी हमें अर्ली स्टेज पर ही डाल लेनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। उसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्रैप, जो है क्रेडिट कार्ड का। क्योंकि आज की डेट में बच्चों की सैलरीज अच्छी होती हैं और उनके नॉर्मली कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स खुले होते हैं और 90% वो प्राइवेट बैंक्स में होते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स की हमेशा ये नजर रहती है कि अगर एक बच्चा 50,000 रुपए सैलरी कमा रहा है या 30,000 सैलरी भी कमा रहा है, तो उसको फटाफट से क्रेडिट कार्ड थमा दो। और बच्चे भी इस खुशी के साथ क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्चना है, फ्री का पैसा है, 45 दिन के बाद पेमेंट करनी है। लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपकी जिंदगी को नर्क बना सकता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा ट्रैप है जिसके बीच में अगर आप उलझ गए तो आप ऐसे उलझोगे जिसकी सुलझन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट 36 से लेके 48% तक का होता है। और जैसे ही हमारा क्रेडिट कार्ड का एक टर्म छूटा तो हम कितने टर्म तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रह जाते हैं, हमारी असल कीमत तो कभी जाती ही नहीं है। तो ये मत सोचिए कि क्रेडिट कार्ड एक इजी और फ्री की मनी है। क्रेडिट कार्ड वो खर्चा है जो आप आने वाली अपनी इनकम को आज ही खर्च रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से आप जितनी दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, क्योंकि एक चीज हमेशा सोचिए, जो चीज आप कैश में नहीं खरीद सकते उसको क्रेडिट कार्ड में भी मत कीजिए। हाँ, ये समझदारी है कि अगर आपके पास आज एक चीज परचेज करने की पावर है 5,000 रुपए की और आप उसको क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लेते हैं और 45 दिन के बाद उसका 5,000 का बिल पे कर देते हैं, तब तो आपने करी समझदारी, क्योंकि आपने वो 5,000 45 दिन अपने पास बचा के रखा और क्रेडिट कार्ड से चीज परचेज करी। लेकिन अगर आपकी परचेज करने की पावर 5,000 की है और आप चीज खरीद लेते हो 10,000 की, तो दोस्तों आपने अगली सैलरी का भी 5,000 रुपया आज ही खर्च दिया, जो आपको अभी एक महीने के बाद मिलना है। तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से हमेशा बचना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा ट्रैप जो आज की डेट में यंगस्टर्स को लग गया है वो है ईएमआई। ईएमआई एक ऐसी कह सकते हो कि बीमारी है जो हर इंसान को लग गई है कि हम हर छोटी चीज के लिए ईएमआई बनवाने चले जाते हैं। ईएमआई से सुविधा तो जरूर हुई है कि जो चीज हम इकट्ठे पैसे देकर नहीं खरीद सकते वो हम ईएमआई पे ले सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना यह है कि हम जरूरत की चीज खरीद रहे हैं या सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हम लग्जूरियस आइटम पे ऊपर खर्चा कर रहे हैं जिसकी शायद हमें जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो आज की डेट में बच्चों को सबसे बड़ा क्रेज जो है वो आईफोन का है। वो 50,000 रुपए का आईफोन ईएमआई पे लेने चले जाएंगे, लेकिन 50,000 रुपए की वो मोटरसाइकिल नहीं खरीदेंगे जिसके थ्रू वो कुछ काम कर सके। दोस्तों, आईफोन का पर्पस तब सॉल्व होता है जब आप इतना पैसा कमा सकें कि उस आईफोन को आप कैश में खरीद सकें। अगर आप 30,000 की सैलरी में से 5,000 रुपए की ईएमआई आईफोन के लिए भर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको आईफोन लेने की जरूरत है। आईफोन सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है और हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में इस फोन के ऊपर बहुत पैसा खर्च रहे हैं। मैं इस एग्जांपल को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। आज का बच्चा जब उसकी सैलरी
जैसे ही 25 से 30-35 हजार रुपए की होती है वो फटाफट आईफोन खरीदने चला जाता है, और वहां पर भी सबसे पहले फाइनेंस वाले ईएमआई पे बैठे हैं देने के लिए कि सर आपको तो देना ही कुछ नहीं है, जीरो बेस ईएमआई बनेगी, आप ईएमआई बनवा लीजिए, 2 साल में पैसे देने हैं, आईफोन आपका। लेकिन 2 साल के बाद क्या वो आईफोन की कीमत उतनी रह चुकी होती है जितनी आप ईएमआई भर चुके होते हैं? तो इस ट्रैप से भी बचना चाहिए। अंधे होकर ईएमआई के चक्कर में कि ईएमआई पे चीज मिल रही है, हर वो चीज नहीं खरीद लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हम आम तौर पर उन चीजों की ऊपर खर्चा करते हैं जो चीजें हमें कुछ नहीं देकर जाती, बनिस्बत इसके कि हम वो ईएमआई उस चीज के ऊपर खर्च करें जो आने वाले टाइम में ग्रो हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आईफोन के लिए 5,000 की ईएमआई देने से बेटर है 5,000 की एसआईपी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप 5,000 रुपए की किस्त देकर एक फोन खरीदने से बेटर है आप कहीं छोटी सी एक दुकान खरीद लीजिए, उसके लिए आप 10,000 रुपए की ईएमआई लगाइए, तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए एक एसेट खड़ा होगा। हम उन एसेट्स के ऊपर पैसा खर्चते हैं जो हमारे लिए एक्चुअल में लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन उन एसेट्स में हम कभी भी पैसा नहीं लगाते जो हमारे लिए एक्चुअल में आने वाले टाइम में एसेट्स बन के हमारे लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। एक और सबसे बड़ी गलती हम आज की डेट में जो करते हैं कि हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स दोनों को मिंगल कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो इंश्योरेंस में मैं पैसा डाल रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इंश्योरेंस आप अपने आप को सिक्योरिटी के लिए पे कर रहे हो, ना कि किसी इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को कंबाइन करने की गलती कभी मत कीजिए। कभी मत सोचिए कि जो मैं पैसा इंश्योरेंस में दे रहा हूं वो मैं खर्चा कर रहा हूं। वो आप खर्चा नहीं कर रहे हो, वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट को भी कभी भी खर्चा नहीं मानना चाहिए। अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं या आप 5,000 रुपया किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी, तो उसको कभी भी खर्चा मत मानिए, उसको एक्चुअल में अपनी इन्वेस्टमेंट मानिए। जो आपके पैसे को ग्रो करके दे वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, ना कि अगर आपने कोई एक लग्जरी चीज परचेज करी उसके लिए आप ईएमआई पर पे कर रहे हैं, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंस और सेविंग्स, इन तीनों के बारे में बहुत ढंग से सोचना पड़ेगा। इन तीनों के बीच में बड़ी पतली सी लाइन होती है जो हमें समझ नहीं आती है, लेकिन वही पतली सी लाइन कई बार हमारे को कब इन्वेस्टमेंट से एक्सपेंस की तरफ ले जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता। और उसके बाद एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है सोशल मीडिया का प्रेशर। आज की डेट में हम सिर्फ लोगों की सोशल मीडिया पे रील्स देखकर या सोशल मीडिया पे उनका लाइफस्टाइल देखकर हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हम भी उन चीजों को लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कभी भी सोशल मीडिया पे कोई ये नहीं बताता कि इस चीज को जो आपको दिखाई जा रही है उसके पीछे एक्चुअल में पैसा कमाकर वो खरीदी गई है या वो भी ईएमआई के ऊपर है। अगर ये पता चलना शुरू हो जाए तो शायद हम इस अंधी दौड़ में भागना बंद कर दें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपने एक महंगा फोन खरीद लिया जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए की, और उस फोन की आप हर महीने 10,000 रुपए की ईएमआई भी भर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहीं आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऑटो रिक्शा। तो उस आईफोन का आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि लोग यहां पे समझ जाते हैं कि जो आदमी ऑटो पे चल रहा है उसका फोन भी ईएमआई पे होगा। दूसरी तरफ अगर एक इंसान एक फर्स्ट क्लास गाड़ी में से निकलता है और उसके पास आईफोन है तो लोगों को समझ आता है कि हाँ ये अच्छा कमा रहा होगा, शायद इसका आईफोन जो है वो कैश में परचेज किया होगा। हो सकता है उसका भी क्रेडिट के ऊपर या ईएमआई के ऊपर परचेज हो, लेकिन उसकी आईफोन उसको इज्जत दिलाता है, जबकि ऑटो वाले आने वाले पर्सन को वही आईफोन उसकी इज्जत नहीं बढ़ाता, बल्कि ये दर्शाता है कि इंसान कितनी फिजूल खर्ची करता है। तो हम खुद ही अपने आप को हास्य का पात्र बना देते हैं इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करके। और लास्ट में एक छोटी सी चीज, इमरजेंसी फंड। हम लोग कभी भी इमरजेंसी फंड बनाने के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, अगर मैं इमरजेंसी फंड को आपको सिंपल तरीके में बताने की कोशिश करूं तो आप जितना हर महीने कमाते हैं उसका 6 गुना, मतलब
6 महीने की इनकम अगर आपके पास आपके बैंक में डिपॉजिट्स में पड़ी है या आपके इन्वेस्टमेंट्स में पड़ी है, जिसको आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो, उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड। ये फंड तब इस्तेमाल करना चाहिए जब आपके पास कोई भी रास्ता ना बचे, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई आपके घर में दुर्घटना घट गई, या आपके साथ कोई ऐसी अचानक परिस्थिति बन गई कि आपको उस इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल करना पड़ जाए। इसलिए अपने पास इमरजेंसी फंड जरूर रखिए। और लास्ट में चलते चलते, आज की डेट में पर्यावरण का हालत इतना बुरा है कि कोई भी इंसान कभी भी बीमार पड़ सकता है। तो अपने लिए एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी जरूर लीजिए, क्योंकि एक हेल्थ की गलत दुर्घटना आपके जीवन में आपकी जितनी भी सेविंग्स है उसको जीरो कर सकती है। तो हेल्थ पॉलिसी के ऊपर खर्चा गया प्रीमियम, उसको भी खर्चा मत मानिए, उसको भी अपने लिए एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट मानिए, क्योंकि जब कभी आपको हेल्थ की इमरजेंसी पड़ेगी तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक अकेली चीज होगी जो आपके लिए खड़ी होगी, जो आपकी सेविंग्स को भी बचाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करेगी और आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने से मजबूर होने से भी रोकेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आज की डेट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल मानिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए और अपने स्टेटस सिंबल के लिए और सोसाइटी में अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी बातें जो हमने इस छोटे से एपिसोड में कवर की। हमारा इस एपिसोड को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हम अपने यंगस्टर्स को इस चीज के बारे में बता पाएं कि आप जितना कमा रहे हो उससे अच्छा है उस कमाई को अच्छे तरह से मैनेज करना। क्योंकि हमारे देश में, जैसे मैंने शुरू में कहा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कितना कमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें से कितना संभाल पा रहे हैं। हमें अपनी इनकम को ढंग से संभालना नहीं आ रहा, जिस कारण से आज के यूथ के साथ बहुत सारी समस्याएं होती जा रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये छोटा सा एपिसोड कहीं ना कहीं एक आई ओपनर का काम करेगा और आपको इस छोटी सी बात के ऊपर सोचने के लिए मजबूर करेगा कि पैसा कमाने जितना ही जरूरी होता है पैसे को ढंग से संभालना। और अगर आप अपने पैसे को ढंग से खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमें भी कर सकते हैं। हम आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान बना के देंगे ताकि आप अपने पैसों से एक अच्छी जिंदगी भी बसर कर सके और आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी सेविंग्स भी कर पाए। मिलेंगे अगली बार किसी और टॉपिक पे, तब तक हमारी तरफ से बाय बाय दोस्तों।